वाह माँ जी, गर्मा गर्म मोमोज खाकर तो मजे आ गए। दीक्षा, नताशा, देख रही हो ना कैसे गर्म मोमोज से भाप निकल रही है। हाँ शालिनी, मुझे तो ऐसे ही मोमोज ज्यादातर खाना पसंद है। अरे वाह, मेरी बहुओं को गर्मा गर्म मोमोज खाना इतना पसंद है तो और खाओ ना, और मंगा लेती हूँ। नहीं माँ जी, बस हो गया, पेट भरकर मोमोज खा लिया, अब हम घर चलते हैं। ठीक है, घर चलते हैं। ओहो, उन दोनों मनहूस गरीब बहुओं के लिए भी तो ले जाना है। ओ भैया, जरा 2 प्लेट मोमोज पैक कर दो। सुशीला मोमोज पैक कराकर घर आकर अपनी दोनों गरीब बहुओं को मोमोज देती है तो पैकेट पकड़ते ही सुमन कहती है, माँ जी ये मोमोज तो ठंडे हो गए हैं। क्या माँ जी, अगर ये मोमोज ठंडे हो गए हैं तो खाने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठंडे ठंडे तो रबड़ की तरह खिंचेंगे। मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, ठंडा खाना है खाओ, वरना कचरे में फेंक दो। ऐसा क्यों है कि सुशीला अपनी 3 बहुओं से तो बेहद प्यार करती है, उन्हें गरम गरम खाना खिलाती है, लेकिन अपनी 2 बहुओं से नफरत करती है और उन्हें ठंडा खाना खिला रही है। आखिर सास का उन दोनों के प्रति ऐसा बर्ताव क्यों है, ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलेंगे, जहाँ सुशीला के घर पर उसकी बचपन की सहेली मीनाक्षी आकर बैठी होती है। देखा मीनाक्षी, तूने हमारी बचपन की दोस्ती टिक गई और इतनी खतरनाक निकली कि तेरी 3 बेटियों को मैंने अपने घर की बहू बना लिया। हाँ ये तो है। माँ जी, मॉम, हम आ गए हैं। देखिए हमने आप दोनों के लिए क्या ऑर्डर किया, KFC चिकन। चलिए खा लीजिए, गर्मा गर्म है और ठंडा हो जाएगा तो बेस्वाद लगेगा ना। हाँ बहू, देखा मीनाक्षी, तूने तेरी 3 बेटी मेरा कितना ख्याल रखती हैं और सबसे बड़ी बात, आज के जमाने में नई नई चीजें खिलाती हैं। ऐसा लगता है जैसे तू मेरी दोस्त है, बिल्कुल वैसे ही तेरी बेटियां भी मेरी दोस्त है। अरे मेरे साथ भी घर पर ऐसे ही रहती थी कि मॉम कभी ये खा लो कभी वो खा लो। यहाँ 2 सहेलियां गपशप करती हैं। वहीं सुशीला का पति माधव अपने परम मित्र मनोहर के उसके अंतिम समय में उसके पास था। माधव, मैंने जिंदगी भर कोशिश की, लेकिन मैं अपनी बेटियों को वो अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया जो मैं इन्हें जिंदगी देना चाहता था। पर मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि ना मेरी दोनों बेटियों का कोई भाई है, न माँ है, न कोई और जो चाचा वगैरह है उन पर मेरा विश्वास नहीं है। ये विश्वास मैं तुझ पर करता हूँ क्योंकि तू मेरा बचपन का दोस्त है और चाहता हूँ कि तू मेरी दोनों बेटियों को अपने घर की बहू बना ले। पता नहीं मैं कब तक और जीऊं। इससे आगे मनोहर और कुछ कह पाता, वो अपना दम तोड़ देता है और माधव रोने लगता है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। बापूजी। दोनों बेटियां अपने पिता से अंतिम विदाई लेकर उनका अंतिम संस्कार कर देती हैं, जिसके बाद माधव उन दोनों को अपने घर ले आता है। ये देख सुशीला गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुम इन दोनों को यहाँ पर क्यों ले आए? तुम जानते हो ना, मुझे तुम्हारा गरीब दोस्त और उसकी ये बेटियां बिल्कुल नहीं पसंद। सुशीला, मेरे दोस्त की अंतिम इच्छा थी कि ये दोनों इस घर की बहू बने, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तुम कुछ भी कर लो, मैं इन गरीबों को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। ये अब से इसी घर में रहेंगी और हमारे घर की छोटी बहुएं बनेंगी। ये सुन सुशीला गुस्से में चाय का कप पटक कमरे में चली जाती है और कुछ दिनों में माधव अपने दोनों बेटों से अपने दोस्त की बेटियों की घर में शादी रखता है, जहां सुशीला किसी भी रस्म में दिलचस्पी नहीं दिखाती और माधव उन दोनों की शादी कर उन्हें घर में ले आता है। दिन गुजरते हैं। सास का अपनी 3 अमीर बहू से ही ज्यादा लगाव था। बाकी दोनों बहू से वो मुंह फिर के रहती थी, उनसे घर के काम करवाया करती थी। एक दिन 3 अमीर बहुएं सुशीला के पास आकर उसे छोटे छोटे खिलौने दिखाती हैं। माँ जी देखिए ना, हम क्या लेकर आए हैं, अब आपके पूरे घर में ये खिलौने ही दिखते रहेंगे। हाँ माँ जी। अरे बहू, ऐसा क्या हुआ है? माँ जी, हम तीनों एक साथ प्रेग्नेंट हैं और आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच में? फिर तो मुझे ये खुशखबरी मीनाक्षी को भी बतानी चाहिए। ये कहकर सुशीला अपनी 3 अमीर बहुओं की बलाई लेती है और अपनी सहेली मीनाक्षी को भी फोन कर देती है। देख मीनाक्षी, अब हमारी दोस्ती और आगे जाएगी, हमारे रिश्ता और मजबूत हो गया क्योंकि तेरी बेटियां माँ बनने वाली हैं। मैं बहुत खुश हूँ और हम दोनों साथ मिलकर इस खुशी को मनाएंगे। तू जल्दी से घर पर आ जा। तूने बोला, मैं अभी दौड़ कर आती हूँ। ये कहकर मीनाक्षी फोन रख देती है। ये बात थोड़ी दूरी पर खड़ी गरीब बहुएं भी सुन लेती है। काश दीदी माँ जी जेठानियों जैसा प्यार हमें भी देती। कुछ दिन गुजरते हैं और दोनों गरीब बहुएं भी गर्भवती हो जाती हैं, जिससे वो बहुत खुश होती हैं। खुशी के साथ जब सास को ये वो बताती हैं तो सुशीला कहती है, अच्छा तुम गर्भवती हो,
ठीक है, बता दिया ना, जाओ अब जाकर काम करो। सास की ऐसी बात से दोनों बहू परेशान होती हैं और दुखी मन से अपना काम करने लग जाती हैं। एक तरफ सुशीला अपनी तीनों अमीर गर्भवती बहुओं का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन दोनों गरीब बहुओं से घर का सारा काम करवाती है। अब ठंड का मौसम आ जाता है, जहां पांचों बहुएं 4 से 5 महीने की गर्भवती हो जाती हैं। एक दिन सुशीला मीनाक्षी के साथ बैठी हुई होती है। अरे बाप रे, इस बार तो बहुत तगड़ी सर्दी पड़ी है। हाँ यार। माँ जी, गरम गरम मोमोज खाने का मन कर रहा है, चलिए ना बाहर चलते हैं। अरे बहू, बाहर इतनी ठंड है, बाहर जाकर क्या करोगी? मैं ऑर्डर कर देती हूँ, यहीं खा लेते हैं। माँ जी, लाती लाती ठंडा हो जाएगा, पास में एक स्टॉल है, वहाँ चलते हैं। चलो ठीक है, मैं मीनाक्षी को बाहर तक छोड़ दूंगी और मैं तुम्हारे साथ वॉक भी कर लूंगी, बाहर ही चलते हैं। माँ जी, हमारा भी मोमोज खाने का मन है, हम भी चलते हैं। क्यों? तुम बाहर जाओगी तो मेरे 5 बेटों का खाना कौन बनाएगा? तुम चुपचाप से यहीं रहो, मैं बाहर से लेकर आ जाऊंगी। ये कहकर सुशीला अपनी तीनों अमीर बहुओं को बाहर मोमोज खिलाने ले जाती है और उन्हें खिलाकर मोमोज पैक करवा कर घर ले आती है। जहां मोमोज ठंडा हो जाने पर गरीब बहुएं ऐतराज जताती हैं तो सुशीला उन्हें झाड़ देती है। दोनों गरीब बहुएं सास की डांट सुनकर पहले काम करती हैं, फिर मोमोज खाने बैठती हैं। रसोई का काम करने के बाद तो ये मोमोज और भी ज्यादा ठंडा बेकार हो गए हैं। हाँ। अगले दिन गरीब बहुएं खाना बनाती हैं तो फ्रिज में उन्हें रात का बचा हुआ खाना दिखता है। अरे, कल रात का फ्रिज में खाना रखा है, तो अंतरा हम थोड़ा सा खाना बना लेते हैं, वरना खाना बर्बाद हो जाएगा। हाँ दीदी। ये कहकर दोनों कम खाना बना लेती हैं और डाइनिंग टेबल पर पहले ताज़ा खाना लगा देती हैं और फिर फ्रिज का ठंडा खाना लेकर आती हैं। माँ जी, आज थोड़ा सा खाना बनाया है क्योंकि रात का ये खाना बच गया था। हम ये सब मिलकर खा लेते हैं, वरना खाना बर्बाद हो जाएगा। नहीं है, फ्रिज का बासी ठंडा खाना तुम खाओगी। तुम कौन सी नाजों की पली हो? मेरी अमीर बहुएं सिर्फ गर्म खाना खाएंगी, समझी तुम? ये सुन गरीब बहुओं को ठंडा खाना खाना पड़ता है। आए दिन ठंड में गर्भवती गरीब बहुओं को ना तो सास से प्यार मिलता है, ना गर्म खाना। किसी न किसी वजह से बार बार उन्हें ठंड में खाना ठंडा ही खाना पड़ता था। इन सब चीजों से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। एक दिन ससुर काम पर नहीं गया होता और शाम को 5 बेटे भी ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं, तो तीनों बहू सास से गर्मा गर्म पकौड़े खाने की कहती हैं। तभी सास, अरे ओ कुकर्मी, सुमन, अंतरा, जरा यहाँ आओ और मेरी तीनों बहुओं के लिए पकौड़े बना दो। जी माँ जी, अभी लाते हैं। माधव और दोनों के पति ये सब देख रहे होते हैं, जिसे देख उन्हें बुरा लगता है। कुछ देर में दोनों बहुएं ढेर सारे पकौड़े सबके लिए लेकर आती हैं और सबके साथ खाने बैठ जाती हैं। तभी, किससे पूछकर तुम दोनों यहाँ बैठी हो? किसी को पानी या कुछ और चाहिए होगा तो कौन ला कर देगा? चुपचाप से खड़ी हो जाओ। ये सुन बहुएं कुर्सी से उठ जाती हैं तो दोनों के पति भी बोल पड़ते हैं। माँ, वो तीनों भी तो बैठी हैं, आप अपनी 5 बहुओं में इतना भेदभाव क्यों कर रही हो? ये तो गलत है ना? हाँ माँ, आप ऐसा क्यों करती हो? क्योंकि ये दोनों गरीब घर से आई हैं और मैं इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और ये बात मैंने पहले ही बोल दी थी। ठीक है सुशीला, अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है ना मेरी दोनों बहुओं से, तो मैं तुम्हें लेकर कहीं और दूसरे घर में रहने चला जाऊंगा, क्योंकि तुम इनको मेरे सामने ही नौकरानी बनाकर उनके साथ ऐसा बर्ताव करो, मैं ये और नहीं सहूंगा। हाँ माँ, हम दोनों भी अपनी पत्नियों के लिए ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ माँ, और हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको तो अमीर गरीब में ही भेदभाव करना है। पापा जी, शांत हो जाइए ना, आप हम बाद में खा लेंगे। नहीं बहू, तुम जाओ, अपना बैग पैक करो, हम अभी के अभी यहाँ से निकलेंगे। दोनों बहुएं सामान लाती हैं और ससुर के साथ जा ही रही होती हैं। इतने में सुशीला रोकर कहती है, अच्छा ठीक है, दोनों रुक जाओ। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, ना ही अमीर गरीब का फर्क करूंगी। हम सब साथ मिलकर गर्मा गर्म पकौड़े भी खाएंगे और साथ मिलकर भी रहेंगे। मन तो नहीं था मेरा ये कहने का, लेकिन कहना पड़ेगा मुझे, नहीं तो सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे। घर का बंटवारा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती मेरे ससुराल का बंटवारा हो। आखिरकार मुझे इन्हें अपनाना ही पड़ेगा। ये सुन सब खुश हो जाते हैं और सब खुशी से मिलकर गर्मा गर्म पकौड़ों का आनंद लेते हैं। धीरे धीरे सुशीला अपनी दोनों गरीब बहुओं के साथ भेदभाव करना छोड़ देती है और उनका भी अच्छे से प्रेगनेंसी के समय में ख्याल रखती है, जिसके बाद 5 बहू ठंड में एक समान घर में रहती हैं। कितनी ठंड लग रही है, ये ठंड तो बढ़ती ही जा रही है।
काश गर्मा गर्म चाय और पकौड़े मिल जाते। मिल तो सकते हैं। ठीक है बड़ी भाभी, जाओ फिर गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना लो। अरे मेरे जाने की जरूरत क्या है, देवरानी कम नौकरानी है ना हमारे लिए। अभी आवाज लगा देती हूँ, यहाँ बैठे बैठे गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मिल जाएगी। आप भी सोच रहे होंगे कि इतने बड़े महल में एक नौकर भी नहीं है, और जहां जेठानी आराम से बिस्तर में बैठी है अपनी नंद के साथ, वहां ये जेठानी अपनी देवरानी को देवरानी कम नौकरानी क्यों कह रही है। आइए ये अजीबो गरीब ट्विस्ट के बारे में जानने के लिए चलते हैं कहानी की शुरुआत में। पंडित जी, मेरा विराज बहुत शर्मीला और बहुत समझदार भी है। मुझे लड़की उसके जैसे ही चाहिए, बिल्कुल सर्वगुण संपन्न, संस्कारी और साथ में पढ़ी लिखी, जो घर से अच्छी हो, अच्छे परिवार से हो। बहन जी आप चिंता मत करो, आपके बेटे के लिए मैं ऐसी लड़की ढूंढ लूंगा कि उनके आगे आने वाले राजकुमारी भी फेल हो जाएगी। पंडित कई सारी लड़कियों की तस्वीर निकालकर भाग्यवती को दिखाता है। ये राजकुमारी हैं कलकुंज की, बहुत धनवान है, अच्छे परिवार से हैं, आपके परिवार को टक्कर देने लायक परिवार है। नहीं पंडित जी, मुझे ये समझ नहीं आ रही। कोई और लड़की दिखाइए जिसकी आंखों में तेज हो, चेहरे पर एक रौनक, जिसे देखते ही इंसान की नजर उसके ऊपर से हटे ना। भाग्यवती इतना कह रही थी कि घर की बड़ी बहू उसके पास आ जाती है। अरे माँ जी, आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? ऐसी लड़कियां तो किस्से कहानियों में ही सुनने को मिलती हैं। आजकल जमाना बहुत बदल गया है। घर की बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है बहन जी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी पसंद के अनुसार कोई लड़की आपको दिखा सकूं। पंडित ने जितनी भी अभी तक तस्वीर दिखाई, भाग्यवती को उनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। पंडित वहां से चले गए, तभी घर के टेलीफोन पर एक कॉल आया। इस समय किसका फोन आया होगा? रुको बहू, मैं देखती हूँ। भाग्यवती फोन उठाने जा रही होती है, इतने में निधि आती है और फोन उठा लेती है। हेलो, कौन? अरे छुटकी, कैसी हो तुम? मैं विराज बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ, माँ से कहना मेरे लिए एक गाड़ी भिजवा दें। ये सुनते ही निधि जोर से चिल्लाने लगती है। ओह माय गॉड, विराज भैया आप आ रहे हो? माँ, आपने सुना विराज भैया एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, जल्दी से उनके लिए गाड़ी भिजवा दीजिए। मेरे भैया आ रहे हैं विदेश से। मेरा बेटा विराज आ रहा है। अरे निधि, जल्दी से मुझे फोन दो। सॉरी माँ, फोन तो डिस्कनेक्ट हो गया है। चलो कोई बात नहीं, नौकरों से जाकर कहो कि मेरे बेटे विराज की पसंद का सब कुछ बनाए। इस महल में आज रोशनी आने वाली है, मेरा बेटा विराज आने वाला है। भाग्यवती अपने बेटे की पसंद का सब कुछ बनवाना शुरू कर देती है। वैसे तो एयरपोर्ट से घर का रास्ता आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन विराज को घर आते आते रात हो गई। महल की घंटी बजते ही पूरा परिवार महल के दरवाजे पर पहुंच गया। भाग्यवती ने दरवाजा खोला। विराज मेरे बेटे। भाग्यवती विराज को अपने सामने देखते ही उसे गले से लगा लेती है, लेकिन ये क्या, विराट के गले में वरमाला और उसके साथ में एक गरीब लड़की। ये सब क्या है बेटा? तुम्हारे गले में ये वरमाला और ये लड़की कौन है? राह चलते किसी को भी घर उठाकर ले आए हो तुम? नहीं माँ, चलिए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। विराज घर में आने के बाद सबको एयरपोर्ट से घर तक आने के सफर के बारे में बताता है। एयरपोर्ट से निकलने के बाद मैं घर की तरफ आ रहा था, लेकिन रास्ते में मैंने कुछ लोगों को देखा। वो इस लड़की को जान से मार रहे थे। या तो इसकी शादी एक बकरे से होती या फिर इसे जान से मार दिया जाता। उन लोगों को रोकने के लिए मैंने इस लड़की से शादी कर ली। ये लड़की भले ही गरीब है, लेकिन मुझे ये पसंद है। आज से ये लड़की इस घर की छोटी बहू है। ये क्या कोई मजाक है? अरे शादी कोई मजाक नहीं होता बेटा। शादी करने से पहले तूने अपनी माँ से एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। इसे जहाँ से लेकर आया है वहीं पर जाकर छोड़ दे। नहीं माँ, ये मेरा लिया गया फैसला है और मैं अपने इस फैसले को किसी भी कीमत पर नहीं बदलूंगा। आज से ये गरीब लड़की मेरी पत्नी है और इस घर की बहू। इसे आपको स्वीकारना होगा माँ। चलो आराध्या। विराज आराध्या को कमरे में ले आता है। गरीब घर से निकलकर आराध्या ने एक कल्पना भी नहीं की थी कि वो एक महल में बहू बनकर पहुंच जाएगी। मैं इस लायक नहीं हूँ। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी परेशानियां आपसे खत्म होती हैं। तुम मेरी पत्नी हो और मैं कभी तुम्हारे पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन मेरा एक काम एक देश से दूसरे देश में जाने का है। शायद मैं कल ही निकल जाऊं। तुम इस घर में आराम से रहना, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जैसा कि विराज ने कहा, वो अगले दिन फिर से दूसरे देश में जाने के लिए निकल गया। लेकिन उसके जाने के बाद भाग्यवती, राधिका और निधि तीनों ने आराध्या के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। ठंड में उन्होंने घर के नौकरों को निकाल कर आराध्या से नौकरों जैसा काम करवाया।
सुनो, मुझे नहाने के लिए जाना है, जरा मेरे लिए गर्म पानी करके मेरे कमरे के बाथरूम में भिजवा दो। ननन जी, ये काम तो नौकर भी कर सकते हैं ना। ओहो, महल में आए हुए एक दिन नहीं हुआ और तानाशाही शुरू कर दी तूने अपनी। जितना कहा जा रहा है उतना सुन ले, नहीं तो तू जानती है ना फिर से सड़क पर धक्के खाने पड़ेंगे तुझे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर देती हूँ। आराध्या चुपचाप सबके काम सुनती रहती है। देवरानी बनने के लायक तो हो नहीं तुम मेरी, लेकिन तुम्हें झेलने के अलावा और कर भी कह सकती हूँ। अच्छा सुनो ध्यान से, घर के सारे कपड़े गंदे हैं, तुम्हें सभी कपड़े धोने हैं, और हाँ, कपड़े चमकने चाहिए। ये महल के कपड़े हैं, कोई राह चलते इंसान के नहीं। ठीक है जेठानी जी, मैं सारे कपड़े धो दूंगी। आराध्या महल के सारे कपड़े ले जाकर धोने शुरू करती है। आराध्या को ठंड में कपड़े धोने में बहुत कठिनाई होती है। कितनी ठंड हो रही है, मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं इतने सारे कपड़े धोते धोते। थोड़ा सा गर्म पानी लेकर आती हूँ। आराध्या महल की रसोई में जाती है और चूल्हे पर एक पतीला पानी चढ़ा देती है। तभी भाग्यवती आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ गर्म पानी करने की? अरे इस घर के अंदर गैस क्या तेरे बाप ने भरवा कर भेजी है? चुपचाप सारे कपड़े ठंडे पानी से ही धो, वरना तेरी वो हालत करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। भाग्यवती के इतना कहते ही आराध्या चुपचाप आंखों में आंसू लिए ठंड में बाहर आंगन में बैठकर कपड़े धोने लगती है। अब उससे ठंड और बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन विराज के जाने के बाद से ये उसके साथ रोजाना का हो रहा था। घर के नौकरों को छुट्टी दे दी गई थी और उससे नौकरों जैसा काम करवाया जा रहा था। यहाँ तक कि इतने बड़े महल में रहने वाले सभी लोगों के लिए खाना भी आराध्या को अकेले ही बनाना पड़ता था। मैं गरीब हूँ, इसीलिए मेरे साथ ये सब लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। महल के लोग जितने अमीर और बड़े होते हैं उतना ही इनका दिल छोटा होता है। बाहर दुनिया मुझे जीने नहीं देगी और यहाँ मेरे ससुराल वाले। आराध्या महल में घुट घुट कर जी रही थी। उसके पति को आने में भी थोड़ा समय था। वो अपनी नंद जेठानी और सास की सेवा करती रहती, कभी उनके लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बनाना तो कभी उनके ठंड में कपड़े धोना, यहाँ तक कि रसोई के छोटे बर्तन भी उसे ही धोने पड़ते। आहा, मजा ही आ गया भाभी जी गर्मा गर्म पकौड़े खाकर। भले ही छोटी भाभी गरीब है, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे तभी तो वो मेरे लिए देवरानी कम नौकरानी है। आराध्या उस दिन आंगन में बैठकर सास नंद जिठानी सबके जूते चप्पल धो रही होती है। उस वक्त विदेश से विराज घर वापस लौट आता है और अपनी पत्नी को नौकरों जैसी हालत में देखकर विराज की आंखें लाल हो जाती हैं और वो गुस्से से भर जाता है। आराध्या, तुम्हारी ये हालत? जो मैं पूछ रहा हूं मुझे सच सच बताना, ये सब किसने किया और कैसे हुआ? बेबस आराध्या रोते हुए अपने पति विराज को जिठानी नंद और सास की हुई करतूतें बताती है, जिसके बाद विराज को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आता है। माँ, माँ, बड़ी भाभी, निधि, कहाँ हो तुम सब? अभी के अभी बाहर निकलो। सब लोग अपने कमरे से बाहर आते हैं। अरे बेटा, तू आ गया? हाँ माँ, मैं आ गया और मैंने ये भी देख लिया कि महल में रहने के बावजूद भी आप लोगों की सोच कितनी छोटी है। आप लोगों ने जो मेरी पत्नी के साथ किया है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये महल, ये दौलत सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा, तू ये क्या कह रहा है? कल की आई लड़की के लिए तू हमें छोड़कर जा रहा है? माँ, मैं प्यार करता हूँ इस लड़के से और ये मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है, और मेरी पत्नी को कोई नौकरानी बनाए मुझे जरा भी बर्दाश्त नहीं। विराज आराध्या को लेकर महल से हमेशा के लिए चला जाता है। वो विदेश में अपना एक बहुत बड़ा रिसोर्ट खोलता है जहां वो आराध्या एक राजकुमारी की तरह रहती है। अब उसके जीवन में सिर्फ खुशियां होती हैं, कोई दुख नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप हमें यह भी बताइए कि आपको इस स्टोरी में किसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगा।